जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका फिर से इस यूट्यूब चैनल पर। और बेटा देखो, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन की। ठीक है, क्या है ग्रेविटेशन का हमने कई लेक्चर बना दिया है और ये जो हमारा अगला लेक्चर है वो है जी में हम वेरिएशन देख रहे हैं, वेरिएशन विद डेप्थ। ठीक है, तो जी जो हमने देखा था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में हमने देखा था। गुरुत्वीय त्वरण के बारे में हमने देखा था कि वेरिएशन जो होते हैं वो चार होते हैं। पहला जो हमारा होता है वेरिएशन वो होता है शेप के कारण, पृथ्वी के आकार के कारण इसमें वेरिएशन होता है जी में। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है हाइट के कारण। हाइट के कारण हमने देख लिया था, हाइट के कारण क्या वेरिएशन होता है, ऊंचाई के कारण, हाइट के कारण। तीसरा जो वेरिएशन होता है वो होता है गहराई के साधन, सॉरी डेप्थ के साथ, गहराई के साथ। और चौथा जो वेरिएशन होता है वो होता है हमारा रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में दो वेरिएशन देख लिए हैं, वो वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देख सकते हो। अब हम गहराई की बात करेंगे कि गहराई के साथ कैसे जी में परिवर्तन होता है। चलिए बेटा, अब देखो सबसे पहले तो हम अर्थ बनाते हैं। अर्थ हमारी ये है, मान लेते हैं कि अर्थ बिल्कुल यहाँ पे स्फेरिकल है, ऐसा मान लेते हैं। और हम इस अर्थ की सरफेस से डी गहराई पे जाते हैं, अर्थ की सरफेस से डी गहराई पे जाते हैं और सेंटर से ये दूरी इस तरह से बन जाएगी, ये हो जाएगी डी गहराई। अब देखो ये पूरी जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेडियस है अर्थ की वो कितनी है, वो आर है। तो ये वाली जो डी हो गई, ये वाली कितनी बची, ये हमारे पास आर माइनस डी बच गया। ठीक है, तो ये हमारे पास है आर माइनस डी। इसको मैं सही से बनाता हूँ थोड़ा। ये हमारे पास आर माइनस डी है और आर माइनस डी जो रेडियस है उसका एक हमारे पास स्फीयर बन गया है, गोला बन गया है। हम मान लेते हैं कि टोटल जो मास है अर्थ का वो कितना है, एम। और इस अंदर वाले गोले का जो मास है वो है एम डैश। अंदर वाले गोले का मास कितना है, एम डैश। तो बेसिकली देखो, जब बॉडी नीचे जाएगी पृथ्वी की सतह के यहाँ पे, तो इस बॉडी पे जो अट्रैक्शन होगा केंद्र की ओर, जो ग्रेविटी होगी, वो सिर्फ इस मास के कारण होगी, जो अंदर वाला मास है, बाहर वाले मास के कारण नहीं होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया बेटा, तो इसको ध्यान रखना कि जो अंदर वाला मास है उसके कारण होता है ये। ठीक है, तो हम देख लेंगे एट सरफेस, सतह पर जी का मान कितना होता है, सतह पर देख लेंगे सतह पर कितना होता है। जी बराबर होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन बने हमारे पास होगी, ये सरफेस पे रहेगा। एट डेप्थ डी, सेकंड हम देखेंगे एट डेप्थ डी, डी गहराई पे कितना हो जाएगा, डी गहराई पे हो जाएगा जी डी इक्वस टू जी एम डैश बाई आर माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो डी गहराई पे कितना होगा, मतलब इस पॉइंट पे कितना होगा, इस पॉइंट पे होगा जी एम डैश। एम डैश किसका मास है, अंदर वाले का मास है, बाई आर माइनस डी का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारे पास सेकंड हो गई। इसको सेकंड नहीं मानते हैं, इसमें एम डैश की वैल्यू और रखेंगे। इसमें किसकी वैल्यू रखेंगे, एम डैश की। अब देखो तुम्हें एम डैश की वैल्यू अगर चाहिए तो अगर डेंसिटी को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, अर्थ की डेंसिटी क्या है मान लेते हैं, कांस्टेंट है। अर्थ की डेंसिटी क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। तो हमें ये पता है कि पूरे वॉल्यूम में, ये जो पूरा वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम है, 4/3 पाई आर क्यूब। इस वॉल्यूम में मास कितना होगा, एम होगा। इस पूरे वॉल्यूम में मास कितना होगा, एम होगा। और जो अंदर वाला जो वॉल्यूम है उसमें कितना मास होगा, कैलकुलेट कर सकते हो। तो अंदर वाला जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब, इसमें कितना मास होगा, इसमें मास होगा m डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब। ठीक है, देखो इतने वॉल्यूम में, टोटल वॉल्यूम में m मास है, तो अंदर वाला वॉल्यूम जो बचेगा ये वाला, इसमें कितना मास होगा, इतने में इसमें मास होगा m बाई टोटल वॉल्यूम इंटू जितने वॉल्यूम का हमको चाहिए। यूनिटरी मेथड हम लगा दिए हैं और इससे ही कट गया है। तो यही तो m डैश होगा, m डैश की वैल्यू कितनी हो गई,
एम अपॉन आर क्यूब इंटू आर माइनस डी का होल क्यूब। ये हमारे पास एम डैश की वैल्यू हो गई। यहाँ पे हम रख देंगे तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा जी बाई आर माइनस डी का स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाई आर क्यूब आर माइनस डी का होल क्यूब। इससे ये कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा जी एम बाई आर क्यूब इंटू आर माइनस डी। क्लियर? ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। तो बेटा देखो हमने क्या किया है, हमने पहली इक्वेशन कैलकुलेट की है, उसके बाद में सेकंड इक्वेशन कैलकुलेट की है। एम डैश की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी है, ये एम डैश की वैल्यू है जो यहाँ पे हमने रखी हुई है। अब देखो हम क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन को हमने पहली इक्वेशन से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देख लेंगे कितना हो जाएगा। जी डी बाई जी हमारे पास हो जाएगा जी एम बाई आर क्यूब इंटू आर माइनस डी, जी एम बाई आर क्यूब इंटू आर माइनस डी डिवाइडेड बाई जी एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देख लेना ये अलग है यहाँ से, ठीक है। इससे ये कट गया, आर स्क्वायर से ये कट गया, तो ये बच गया आर माइनस डी बाई आर। और हमारे पास हो गया जी डी इक्वल टू जी वन माइनस डी बाई आर। जी डी बराबर जी वन माइनस डी बाई आर, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। तो एट डेप्थ डी कितना जी का मान हो जाएगा, जी का मान हो जाएगा जी वन माइनस डी बाई आर हो जाएगा। क्लियर है? तो बेटा यहाँ तक कोई डाउट है तो बताना। यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया है। ये कैलकुलेशन के बाद में जी डी बराबर जी वन माइनस डी बाई आर, ये हो जाएगा। क्लियर है? सही है बेटा। उसके बाद में देखो एट सेंटर, केंद्र पर देखो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर के बराबर हो जाएगी। पृथ्वी के केंद्र पर अगर जाओगे तो केंद्र पर जाने पर जी का मान कितना होगा, केंद्र पर जाने पर जी का मान होगा, केंद्र पर जाने पर जी का मान होगा जी डी बराबर जी वन माइनस डी बाई आर, ठीक है। डी बराबर आर, तो जी एट सेंटर कितना हो जाएगा, केंद्र पर जी का मान हो जाएगा 0। क्लियर? केंद्र पर जो जी का मान है वो कितना हो जाएगा, 0। तो केंद्र पर सेंटर पे जी का मान 0 हो जाता है। इस बात को याद रखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला आया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सतह से नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है, और केंद्र पे जाके कितना हो जाता है, 0। या फिर सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है, बढ़ता है, और सतह पर हो जाता है मैक्सिमम। क्लियर? ठीक है। तो देखो जी का मान ऊपर जाने पे भी क्या हो रहा है, घट रहा है, नीचे जाने पे भी घट रहा है, सतह पे अधिकतम है, और सतह पे भी कहाँ अधिकतम है, सतह पे भी पोल पे अधिकतम है, ध्रुव पे। चलिए तो एक ग्राफ बना लेते हैं। ये बेटा ग्राफ बना लेते हैं जी का और आर में, जी में और दूरी में आर में। मान लेते हैं ये अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है। ये वाली जो डिस्टेंस है वो आर बराबर आर है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। देखो केंद्र पे जी का मान 0 होगा, केंद्र से ऊपर तक ऐसे करके बढ़ेगा लीनियर, उसके बाद में इस तरह से घटेगा। तो जी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और जी यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, और यहाँ पे है जी बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर। सतह पर जी का मान अधिकतम होता है तो इस तरह से बढ़ेगा ये। केंद्र पर कितना होगा, 0 होगा, केंद्र से ऊपर तक बढ़ेगा सतह तक, लीनियर बिल्कुल रेखीय, और फिर उसके बाद में ये कर्व से घटेगा, कर्व से ये घट जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से जी का ग्राफ आएगा,
इसे तो मैं याद रखना है, ठीक है। इस जी के ग्राफ को हम लोग को याद रखना है। ये ग्राफ पूछ लिया जाता है कभी कभी कि अंदर जी का मान आर पे कैसे डिपेंड करेगा। आर यहाँ पे क्या है, आर यहाँ पे केंद्र से दूरी है। आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। पृथ्वी के केंद्र से दूरी है आर। क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। ये ग्राफ हमने बना लिया है, इतना हमने पढ़ लिया है। अब हम अपना फोर्थ देखते हैं, वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। फोर्थ पॉइंट अपना देखते हैं, वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी के घूर्णन के कारण परिवर्तन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण परिवर्तन, वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। देखो अगर हमारे पास अर्थ है और अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, मान लो इस एक्सिस के अलोंग ओमेगा स्पीड से, ठीक है। तो देखो अर्थ के रोटेशन में बेसिकली क्या होगा, अगर अर्थ है और वो रोटेट कर रही है तो अर्थ के सरफेस पे रहने वाला हर कोई पार्टिकल रोटेट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। ये पार्टिकल रोटेट करेगा ऐसे, ये पार्टिकल रोटेट करेगा ऐसे, ये पार्टिकल रोटेट करेगा ऐसे, ठीक है। हर कोई पार्टिकल रोटेट करेगा। इसकी जो रेडियस है वो r1 है, इसकी रेडियस कितनी है r2 है, इसकी रेडियस कितनी है r3 है। अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल है यहाँ पे, वो रोटेट कैसे करेगा, वो रोटेट ऐसे करेगा। तो तुम्हें यहाँ से भी दिख रहा होगा कि देखो जितना बड़ा सर्किल होगा उतना ज़्यादा रोटेशन होगा उसका, मतलब उतना ज़्यादा वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जितना बड़ा सर्किल होगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है ओमेगा सबका सेम है, इसका भी ओमेगा ओमेगा है, एंगुलर स्पीड सबकी सेम है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा बाहर की ओर वो कितनी लगेगा, mr1 स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना लगेगा, mr2 स्क्वायर ओमेगा। यहाँ पे कितना लगेगा, mr3 स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ लग रहा है, सबसे ज़्यादा फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है जो कि क्या है, इक्वेटर वाला है। क्योंकि यहाँ पे रेडियस सबसे बड़ी है तो यहाँ पे ये फोर्स सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि रेडियस तो इस एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे ना हम। किसी ये जो पॉइंट घूमेगा वो पॉइंट इस एक्सिस के अलॉन्ग घूम रहा है, तो इस एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वही इसकी रेडियस होगी, ठीक है। रेडियस ये वाली मत मान लेना, ये वाली तो अर्थ की रेडियस है, लेकिन रोटेशन की रेडियस इस पॉइंट के लिए है, 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 इस पॉइंट के लिए है। अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग है रोटेशन वाली रेडियस, ठीक है। चलो बेटा, तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली ये होगा कि अगर मान लो कोई बॉडी यहाँ पे है और ये हमारा रेडियस आर है, इक्वेटर है। इक्वेटर से कोई बॉडी इतना एंगल बना रही है, कितना बना रही है, लैम्डा। और लैम्डा यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लैटिट्यूड। लैम्डा को हमने क्या बोला है, लैम्डा को हमने लैटिट्यूड बोला है बेसिकली। लैटिट्यूड मतलब अक्षांश, इसको हिंदी में कहते हैं। अक्षांश। तो यहाँ पे ये बताओ, ये जब रोटेशन मोशन करेगा या फिर सर्कुलर मोशन करेगा तो इस एक्सिस के अलोंग करेगा। ये क्या है, ये आर है, और ये बाहर की वजह फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, mr स्क्वायर ओमेगा। और अगर हम इधर देखें तो इधर ये एंगल भी लैम्डा हो जाएगा, जब ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा हो जाएगा, और ये हो जाएगा mr स्क्वायर ओमेगा कॉस लैम्डा। और इसका कंपोनेंट इधर आ जाएगा mr स्क्वायर ओमेगा साइन लैम्डा। देखो क्या किया है, एक बार फिर से देखो। ये वाला जो पॉइंट है वो इस वाला, ये वाला पॉइंट सर्कुलर मोशन ऐसे करेगा, क्योंकि रोटेशन एक्सिस ये है तो सर्कुलर मोशन ऐसे करेगा इसके चारों ओर।
तो यहाँ पे रोटेशन मोशन होने के बाद ऐसे चारों ओर सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। तो एम आर स्क्वायर ओमेगा कॉस लैम्डा ये है, एम आर स्क्वायर ओमेगा ये है, एम आर स्क्वायर ओमेगा साइन लैम्डा ये है। एम आर ओमेगा स्क्वायर इधर था क्योंकि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगता है, केंद्र से दूर की ओर लगता है, और इसका केंद्र पार्टिकल का यहाँ पे है, बॉडी का केंद्र यहाँ पे है, क्योंकि ये इस तरह से मोशन कर रहा है कुछ, ठीक है। बात तो समझ में आ रही होगी, मैंने यहाँ पे बना के दिखाया है, ठीक है। अब देखो बेसिकली अर्थ क्या करेगी, अर्थ इस पे एक एम जी फोर्स पहले से लगा रही थी, एम जी केंद्र की ओर लगता है, पता ही तुम लोगों को। लेकिन एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा क्या करेगा, एम जी को कम करेगा। एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा क्या कर रहा है, एम जी इधर खींच रहा है तो वो इधर खींच रहा है, तो एम जी की वैल्यू थोड़ा कम कर रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, बॉडी पे कम लगेगा, ठीक है। तो नेट फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी कैलकुलेट कर लेते हैं। नेट फोर्स ऑन बॉडी, पिंड पर कुल बल, पिंड पर कुल बल, एम जी लैम्डा बोलते हैं नेट फोर्स को, ये हो जाएगा एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर नहीं, यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं, ओमेगा स्क्वायर होगा, यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं, ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, एम जी लैम्डा बराबर हो जाएगा एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, क्लियर। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ से एम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा जी लैम्डा बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। अब बेसिकली ये देखो, बेसिकली क्या है, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, कॉस लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू जैसे चेंज करोगे वैसे वैसे ये चेंज होगा। आर भी तो कांस्टेंट नहीं है, तो आर को कांस्टेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये ट्राइंगल पकड़ लेंगे, ये वाला, ये ट्राइंगल देखते रहना, देखो ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा होगा, ठीक है। और यहाँ पे लगा देंगे कॉस लैम्डा, कॉस लैम्डा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर बाई आर, क्योंकि देखो ये आर है और ये जो दूरी है वो पृथ्वी का त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ये आर है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, तो आर बाई आर हो जाएगा। यहाँ से आर बराबर कितना हो जाएगा, आर कॉस लैम्डा हो जाएगा, तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये हमारे पास जी लैम्डा आ गया, ठीक है। ये हमारे पास जी लैम्डा आ गया। देखो आर की वैल्यू को हमने क्या किया, आर की वैल्यू को आर कॉस लैम्डा रख दिया यहाँ पे, तो आर यहाँ पे बचा, कॉस लैम्डा इंटू कॉस लैम्डा कॉस स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ही था। क्लियर है बेटा, इतना कोई डाउट है किसी को यहाँ तक, तो इस फॉर्मूले को याद रखना है। अब देखो इस फॉर्मूले को हमने दो जगह देखना है, एट इक्वेटर, विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर लैम्डा का मान कितना होगा, 0 होगा, लैम्डा का मान 0 हुआ तो जी इक्वेटर कितना हो जाएगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। एंड सेकंड हमें देखना है एट पोल्स, लैम्डा का मान कितना हो जाएगा, लैम्डा का मान 90 हो जाएगा, एट पोल्स लैम्डा का मान कितना हो जाएगा 90, और जी एट पोल कितना हो जाएगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 90, कॉस 90 कितना हो जाता है 0, तो जी पोल कितना हो जाएगा, जी। बेटा इस रिजल्ट को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इस रिजल्ट को तुम लोगों को याद रखना है। बेसिकली यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देखो विषुवत रेखा पर इक्वेटर पर रोटेशनल इफेक्ट कितना होता है, मैक्सिमम, क्योंकि आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होगा तो जी इक्वेटर की वैल्यू कम हो गई ना, क्योंकि जी माइनस मैक्सिमम हो रहा है, जी में से कुछ घटा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा ना। और यहाँ पे जी पोल कितना है जी, तो देखो रोटेशन का इफेक्ट पोल पे कुछ नहीं होगा, पोल पे कोई रोटेशन इफेक्ट नहीं होगा, अर्थ घूमती है या नहीं घूमती है, पोल पे जी का मान सेम रहने वाला है। लेकिन अगर पृथ्वी घूम रही है, घूर्णन कर रही है, तो घूर्णन का प्रभाव इक्वेटर पर होगा, घूर्णन जितना तेज होगा, घूर्णन जितना तेज होगा इक्वेटर पे जी का मान उतना कम होता चला जाएगा, ठीक है। और जितना कम घूर्णन होगा इक्वेटर पे जी का मान उतना बढ़ता चला जाएगा। तो हमसे पूछा जाएगा कि रोटेशन इफेक्ट मैक्सिमम कहाँ होता है,
रोटेशनल इफेक्ट, घूर्णन प्रभाव मैक्सिमम कहाँ होता है? मैक्सिमम, अधिकतम कहाँ होता है? अधिकतम होता है इक्वेटर पे। और मिनिमम कहाँ होता है? मिनिमम कहाँ होता है? मिनिमम होता है पोल्स पे। दोनों पर। ठीक है, तो देखो रोटेशन इफेक्ट की बात करें तो मैक्सिमम होगा वो इक्वेटर पे, जहाँ पे लैम्डा कितना होगा? 0 डिग्री, और मिनिमम होगा पोल्स पे, जहाँ पे लैम्डा कितना होगा? 90 डिग्री। रोटेशन इफेक्ट का कोई भी असर नहीं होता है कहाँ पे? पोल पे। अब अगर हम, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बेटा एयरफोर्स में, ठीक है, अगर हम इक्वेटर से पोल्स की ओर जाते हैं, कहाँ जाते हैं? इक्वेटर से पोल्स, ध्रुव की ओर, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर, तो रोटेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा? रोटेशन इफेक्ट बढ़ेगा या घटेगा? सॉरी, घटेगा। रोटेशन इफेक्ट डिक्रीजेस, ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। क्या होगा रोटेशन इफेक्ट का? रोटेशन इफेक्ट डिक्रीजेस, घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि देखो, मैं अर्थ दोबारा बनाता हूँ छोटा सा। देखो, ये इक्वेटर है और ये पोल है, तो इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे तो यहाँ पे इक्वेटर पे रोटेशन इफेक्ट मैक्सिमम है, रोटेशन इफेक्ट, और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 0 है। तो अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो रोटेशन इफेक्ट क्या होगा? घटेगा, लेकिन जी का मान बढ़ेगा। दोनों में दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ये ध्यान रखना। जी का मान इधर जाने पे बढ़ेगा, लेकिन इक्वेटर से पोल पे जी का मान सॉरी जाने पर जो रोटेशन इफेक्ट होगा वो क्या होगा? वो घटेगा, जी का मान बढ़ेगा। ठीक है, और उल्टा करते हैं तो उल्टा करने पे ही होगा। उल्टा करने पे जी का मान क्या होगा? घटेगा, और रोटेशन इफेक्ट क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस बात को तुम्हें याद रखना है कि कहाँ से कहाँ पे जाने पर जी का मान घटता है कि बढ़ता है। ठीक है, तो घूर्णन का प्रभाव अधिकतम कहाँ होता है? अधिकतम होता है इक्वेटर पे। 0 कहाँ होता है? 0 होता है पोल पे। ठीक है, अब देखो सेकंड हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेकंड हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर हम ओमेगा बढ़ा दें, ओमेगा को बढ़ा दें, मतलब जो घूर्णन की स्पीड है अर्थ की घूम रही है ऐसे, उसको तेज कर दें, बहुत तेज कर दें, तो क्या होगा? वेट ऑफ बॉडी एट इक्वेटर डिक्रीजेस, जी का मान कम हो जाएगा इक्वेटर पे, तो वेट ऑफ बॉडी भी क्या होगा? वेट ऑफ बॉडी होता है mg, जी का काम मान कम होगा तो mg के मान भी क्या होगा? घटेगा। वेट ऑफ बॉडी एट पोल्स रिमेन्स सेम, ध्रुवों पर जी का मान समान रहता है। ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है? समान रहता है। ठीक है, तो ध्रुवों पर mg भी तो समान रहेगा। वेट ऑफ बॉडी क्या है? देखो, अगर हम ओमेगा बढ़ाते हैं, अगर हम ओमेगा बढ़ाते हैं तो mg की वैल्यू, जी की वैल्यू क्या होती है? जी की वैल्यू इक्वेटर पे घटती है, तो mg की वैल्यू भी घटेगी, वेट घट जाएगा बॉडी का।
और अगर ओमेगा बढ़ाते हैं तो पोल पे कोई असर नहीं होगा, चाहे ओमेगा बढ़ाओ या फिर घटाओ, क्योंकि रोटेशन इफेक्ट पोल पे लगता ही नहीं है, इक्वेटर पे लगता है। तो इक्वेटर पे असर होगा, हर किसी जगह असर होगा, लेकिन पोल पे नहीं होगा। ठीक है, आई होप की बात समझ में थोड़ी बहुत आई होगी, है ना। पढ़ लेना बेटा, लिख लेना सही से, ठीक है। सही से लिखोगे तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी और काफ़ी दिन तक तुम्हें याद रहेंगी। अगला पॉइंट हमारा है, इफ रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ, रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ becomes 17 times, then if rotation speed of earth becomes 17 times, then weight of body at equator becomes 0। अगर हम ओमेगा को 17 टाइम्स कर दें, प्रेजेंट जो ओमेगा है उसका अगर हम 17 टाइम्स कर दें, 17 गुना कर देंगे, तो इक्वेटर पे जी का मान 0 हो जाएगा, मतलब वहाँ पे बॉडी का वेट होगा ही नहीं। ठीक है, इक्वेटर पे बॉडी का वेट होगा ही नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की ओर, वो इतना ज़्यादा हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि वो एम जी को क्या कर देगा, बैलेंस कर लेगा। और एम जी के बराबर हो गया तो जी का मान नेट जो इफेक्टिव जी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं इनसे, और इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन बनता है, तो इस टॉपिक को सही से पढ़ना तुम लोग। और हमने जी का जो वेरिएशन था वो पूरा कर लिया है। इसके बाद में जो हमारा है वो एस्केप वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है और सैटेलाइट है। तो इतना टॉपिक बचा है, हम एक एक करके पूरा करेंगे इसको, ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर्स में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।